दोस्तों, आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद को उनकी सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक कहानी पंच परमेश्वर में। जुम्मन शेख अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। एक दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे और अलगू जब कहीं बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते थे। उनमें न खाना पीना का व्यवहार था, न धर्म का नाता, केवल विचार मिलते थे। मित्रता का मूल मंत्र भी तो यही है। साझे में खेती होती थी, कुछ लेन देन में भी साझा था। इस मित्रता का जन्म उस समय हुआ जब दोनों बालक थे और जुम्मन के पूज्य पिता जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। अलगू ने गुरुजी की खूब सेवा की, खूब प्याले धोए। उनका हुक्का एक क्षण के लिए भी विश्राम न लेने पाता था, क्योंकि प्रत्येक चिल्लम अलगू को आधे घंटे तक किताबों से दूर कर देता था। अलगू के पिता पुराने विचारों के मनुष्य थे। उन्हें शिक्षा की अपेक्षा गुरु की सेवा शुश्रूषा पर अधिक विश्वास था। मगर जुमराती शेख स्वयं आशीर्वाद के कायल न थे। उन्हें अपने सोटे पर अधिक भरोसा था और यही कारण था कि हल्के का डाकिया, कांस्टेबल और तहसील का चपरासी सब उनकी कृपा की आकांक्षा रखते थे। अतएव अलगू का मान उसके धन के कारण था और जुम्मन शेख अपनी अनमोल विद्या से ही सबके आदर पात्र बने थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। उसके पास थोड़ी सी मिलीकियत थी, परंतु उसके निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वह मिलीकियत अपने नाम लिखवा ली। जब तक दान पत्र में रजिस्ट्री न हुई थी तब तक खाला जान की खूब आदर सत्कार किया गया। उन्हें खूब स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए। हलवे पुलाव की वर्षा सी की गई। लेकिन रजिस्ट्री के बाद जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातें को कुछ तेज तीखे सालन भी देकर परोसने लगी। जुम्मन शेख भी निठुर हो गए। अब बेचारी खाला जान को प्रायः नित्य ही ऐसी बातें सुनने पड़ती। बुढ़िया न जाने कब तक जिएगी। 2-3 बीघे उसर क्या दे दिए, मानो मोल ले लिया है। बघाड़ी दाल के बिना रोटी नहीं उतरती। जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके उतने में तो अब तक गांव मोल ले लेते। कुछ दिनों तक यूं ही रोध होकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा, तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह ना होगा। तुम मुझे रुपये दे दिया करो, मैं अपना पका खा लूँगी। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपये क्या यहाँ फलते हैं? खाला ने नम्रता से कहा, मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए भी कि नहीं? जुम्मन ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, तो कोई यह थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन हंसे। जिस तरह कोई शिकारी हिरन को जाल की तरफ आते देखकर मन में ही हंसता है। वह बोले, हाँ हाँ जरूर पंचायत करो, फैसला हो जाए। मुझे भी यह दिन रात की खटखट पसंद नहीं। पंचायत में किसकी जीत होगी, इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह न था। आसपास के गांव में ऐसा कौन था जो उसके अनुग्रहों से ऋणी न हो? ऐसा कौन था जो उसको शत्रु बनाने का साहस कर सके? किसमें इतना बल था जो उसका सामना कर सके? आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आवेंगे नहीं। इसके बाद कई दिनों तक बूढ़ी खाला हाथ में लकड़ी लिए आसपास गांव में दौड़ती रही, रोती रही। एक एक पग चलना दूभर था, मगर बात आ पड़ी थी, उसका निर्णय करना जरूरी था। बिरला ही कोई आदमी था जिसके सामने बुढ़िया ने दुख के आंसू ना बहाए हों। किसी ने तो यूं ही ऊपरी मन से हूँ हाँ करके टाल दिया, तो किसी ने इस अन्याय पर जमाने को गालियां दी। कहा, कब्र में पांव झटके हुए हैं, आज मरे कल दूसरा दिन, पर हवस नहीं मानती। अब तुम्हें क्या चाहिए? रोटी खाओ और अल्लाह का नाम लो। तुम्हें अब खेती बाड़ी से क्या काम है? कुछ ऐसे भी सज्जन थे जिन्हें हास्य रस के रसास्वादन का अच्छा अवसर मिला। झुकी हुई कमर, पोपला मुंह, सनके से बाल, इतनी सामग्री एकत्र हो तब हंसी क्यों ना आवे? ऐसे न्यायप्रिय, दयालु, दीन वत्सल पुरुष बहुत कम थे जिन्होंने इस अबला के दुखड़े को गौर से सुना हो और उसको सांत्वना दी हो। चारों ओर घूम घाम कर बेचारी अब अलगू चौधरी के पास आई। बुढ़िया ने लाठी पटक दी और दम लेकर बोली, बेटा, तुम भी दम भर के लिए आना मेरी पंचायत में। अलगू ने कहा, मुझे बुलाकर क्या करोगी? कई गांव के आदमी तो आवेंगे ही। खाला, अपनी विपत तो सबके आगे रो आई, अब आने ना आने का अख्तियार उनको है। अलगू, यूँ जाने का आ जाऊंगा, मगर पंचायत में मुंह ना खोलूंगा। खाला, क्यों बेटा? अलगू, अब
इसका क्या जवाब दूँ? अपनी खुशी, जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, मैं उसे बिगाड़ तो नहीं सकता। खाला, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? हमारे सोए हुए धर्म ज्ञान की सारी संपत्ति लुट जाए तो उसे खबर नहीं होता, परंतु ललकार सुनकर वह सचेत हो जाता है। फिर उसे कोई जीत नहीं सकता। अलगू इस सवाल का कोई उत्तर दे ना सका और उसके हृदय में यह शब्द गूंजते रहे, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचों, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। इसे आप लोग भी खूब जानते होंगे। जुम्मन ने मुझे ताहयात रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। साल भर तो मैंने इसके साथ रो धोकर काटा, मगर अब दिन रात का रोना सहा नहीं जाता। मुझे ना पेट की रोटी मिलती है ना तन का कपड़ा। बेकस बेवा हूँ, कचहरी दरबार नहीं कर सकती तुम्हारे सिवा, और किसको अपना दुख सुनाऊं। तुम लोग जो राह निकाल दो उसी राह पर चलूंगी। मैं पंचों का हुक्म सिर माथे पर चढ़ाऊंगी। जुम्मन को इस समय सदस्यों में विशेषकर वही लोग दिखे जिनसे किसी न किसी कारण वैनमस्य था। जुम्मन बोले, पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। खालाजान जिसे चाहे उसे बंदे, मुझे कोई हर्ज नहीं। खालाजान जुम्मन के आक्षेप को समझ गई। वह बोली, बेटा खुदा से तो डरो। पंच न किसी के दोस्त होते न दुश्मन, कैसी बात कहते हो। और तुम्हारा किसी पर विश्वास ना हो तो जाने दो, अलगू चौधरी को तो मानते हो, मैं उन्हीं को सरपंच बदती हूँ। जुम्मन शेख आनंद से फूले उठे, परंतु भावों को छिपाकर बोले, अलगू ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन वैसे अलगू। मगर अलगू इस झमेले में फंसना नहीं चाहते थे। वे कन्नी काटने लगे। बोले, खाला तुम जानती ही हो मेरी जुम्मन से गाढ़ी दोस्ती है। खाला ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंच के दिल में खुदा बसता है। पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वह खुदा की तरफ से निकलती है। और इस तरह अलगू चौधरी सरपंच चुने गए। अलगू बोले, शेख जुम्मन, हम और तुम पुराने दोस्त हैं। जब काम पड़ा तुमने मेरी मदद की और मैंने तुम्हारी, मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों मेरी नज़र में बराबर हैं। तुमको पंचों से कुछ अर्ज करनी हो तो करो। जुम्मन को पूरा विश्वास था, अब बाजी मेरी है। अलगू यह सब दिखावे की बातें कर रहा है। अतएव शांत चित्त होकर बोले, पंचों 3 साल हुए खालाजान ने अपनी जायदाद मेरे नाम हिब्बा कर दी थी। मैंने उन्हें ताहयात खाना कपड़ा देना कबूल किया। खुदा गवाह है, आज तक मैंने खालाजान को कोई तकलीफ न दी। मैं उन्हें अपनी माँ से ज़्यादा बढ़कर समझता हूँ। उनकी खिदमत करना मेरे फ़र्ज़ है। मगर औरतों में ज़रा अनबन रहती है, उसमें मेरा क्या बस। खालाजान मुझसे माहवार खर्च मांगती है। जायदाद कितनी है वह पंचों से छिपी नहीं। उससे इतना मुनाफा तो नहीं होता कि माह का खर्च दे सकूं। इसके अलावा हिब्बानामे में माहवार खर्च का कोई जिक्र नहीं था, नहीं तो मैं भूल कर भी इस झमेले में ना पड़ता। बस मुझे यही कहना है, आइंदा पंचों का अख्तियार है, जो चाहे फैसला करें। अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी का काम पड़ता था, अतः वह पूरा कानूनी आदमी था। उसने जुम्मन का से जीरा शुरू की। एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़ी की चोट की तरह पड़ता था। रामधन मिश्र इस प्रश्नों पर मुग्ध हो जाते थे। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया। अभी यह अलगू मेरे साथ ऐसी बातें क्यों कर रहा है। इतनी ही देर में ऐसी काया पलट हो गई कि मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ है। ना मालूम कब की यह कसर निकाल रहा है। क्या इतने दिन की दोस्ती कुछ काम ना आवेगी। जुम्मन शेख तो इसी संकल्प विकल्प में पड़े थे कि इतने में अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार किया। तुम्हें यह नीति संगत मालूम होता है कि खालाजान को माहवार खर्च दिया जाए। हमारा विचार है कि खाला की जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य होता है कि उन्हें माहवार खर्च दिया जा सके। बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर ना हो तो हिब्बानामा रद्द समझा जाएगा। यह फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गया। जो अपना मित्र है वही शत्रु का व्यवहार करे और गले पर छुरी फेरे, इस समय के हेर फेर के सिवा और क्या कहें। जिस पर पूरा भरोसा था उसने समय पड़ने पर धोखा दिया। ऐसे ही अवसरों पर झूठे सच्चे मित्रों की परीक्षा की जाती है। यही है कलयुगी दोस्त। मगर वहाँ सभी उपस्थित लोग अलगू चौधरी की इस नीति परायणता की प्रशंसा जी खोल कर रहे थे।
वो कहते थे, इसका नाम पंचायत है, दूध का दूध, पानी का पानी, दोस्ती दोस्ती की जगह, किंतु धर्म का पालन करना मुख्य है। ऐसे ही सत्यवादियों के बल पर पृथ्वी ठहरी है, नहीं तो कब की रसातल में चली जाती। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ को हिला के रख दिया। अब वे साथ साथ बात नहीं करते। इतना पुराना मित्रता रूपी वृक्ष सत्य का एक झोंका भी बर्दाश्त न कर सका। सचमुच वह बालू की ही जमीन पर खड़ा था शायद। उनमें अब शिष्टाचार का अधिक व्यवहार होने लगा, एक दूसरे की आवभगत ज्यादा करने लगे। जुम्मन के चित्त में मित्र की कुटिलता आठों पहर खटकती रहती। उसे हर घड़ी यही चिंता रहती, किस तरह बदला लेने का अवसर मिल सके। अच्छे कामों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है, मगर बुरे कामों की सिद्धि में यह बात नहीं होती। जुम्मन को भी बदला लेने का अवसर जल्दी मिल गया। पिछले साल अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी गोई मोल लाए थे। बैल पचाही जाति की सुंदर बड़े सींग वाली थी। महीनों तक आसपास गांव के लोग दर्शन करने आते रहे, मगर दैव योग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद ही इस जोड़ी का एक बैल मर गया। जुम्मन के दोस्तों ने कहा, यह दगाबाजी की सजा है। इंसान भले सब्र कर जाए, मगर खुदा नेकबद सब देखता है। अलगू को संदेह हुआ कि जुम्मन ने बैल को विष दिया है। चौधराइन ने भी जुम्मन पर ही इस दुर्घटना का दोषारोपण किया और कहा जुम्मन ने कुछ कर करा दिया। चौधराइन और करीमन में इस विषय में खूब वाद विवाद हुआ और दोनों देवियों ने शब्द बाहुल्य की नदी बहा दी। व्यंग, व्यक्तोक्ति, अन्योक्ति और उपमा आदि अलंकारों में बातें हुई। जुम्मन ने किसी तरह शांति स्थापित की। अब अकेला बैल किस काम का, उसका जोड़ ढूंढना बहुत मुश्किल था। बहुत ढूंढा पर ना मिला। निदान यह ठहरा कि इसे बेच डालना चाहिए। गांव में एक समझू साहू थे, वह इक्का गाड़ी हाँकते थे। गांव के गुड़ घी लादकर मंडी ले जाते, मंडी से तेल नमक भर लाते और गांव में बेचते थे। इस बैल पर उनका मन लहराया। उन्होंने सोचा यह बैल हाथ लगे तो दिन भर में बेखटके 3 खेप हो। आजकल तो एक ही खेप के लाले पड़े रहते हैं। बैल देखा, गाड़ी में दौड़ाया, बाल भौरी की पहचान कराई, मोल तोल किया और उसे लाकर द्वार पर बांध दिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा। चौधरी को भी गरज थी, घाटे की परवाह न की। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे उसे रगेदने। वह दिन में 3-3, 4-4 खेपे करने लगे। न चारे की फिक्र थी न पानी की, बस खेपों से काम था। मंडी ले गए, वहां कुछ सूखा भूसा सामने डाल दिया। बेचारा जानवर अभी दम भी न लेने पाया था कि फिर जोत दिया। अलगू चौधरी के घर था तो चैन की बंसी बजती थी। बैल राम छठे छमाहे कभी बहली में जोते जाते थे, खूब उछलते कूदते थे और कोसों तक दौड़ते चले आते थे। वहाँ बैल राम का रातिब था, साफ पानी, दली हुई अरहर की दाल, भूसे के साथ खली, और यही नहीं, कभी कभी घी का स्वाद भी चखने को मिल जाता था। शाम सवेरे एक आदमी खरारे करता, पहुँचता और सहलाता था। कहाँ वह सुख चैन, कहाँ यहाँ 8 पहर की खपत। महीने भर ही में वह पिस सा गया। इक्के का यह जुआ देखते ही उसका लहू सूख जाता था। एक पग चलना दूभर था, हड्डियां निकल आई थी, पर था वह पानीदार, मार भी बर्दाश्त न थी। एक दिन चौथी खेप में साहू जी ने दूना बोझ लादा। दिन भर का थका जानवर, पैर न उठते थे, पर साहू जी कोड़े फटकारने लगे। बस फिर क्या था, बैल कलेजा तोड़ कर चला। बैल ने अब की बार जोर लगाया, पर अब की बार शक्ति ने जवाब दे दिया। वह धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर ना उठ सका। साहू जी ने खूब पीटा, टांग पकड़कर खींचा, नथनों में लकड़ी ठूंस दी, पर कहीं मृतक भी उठ सकता है भला। तब साहू जी को कुछ शक हुआ। उन्होंने बैल को गौर से देखा, खोलकर अलग किया और सोचने लगा कि गाड़ी कैसे घर पहुंचे। बहुत चीखे चिल्लाए और कोसने लगे, अब भागे, तुझे मरना ही था तो घर पहुंचकर मरता, ससुरा बीच रास्ते में ही मर गया, अब गाड़ी कौन खींचे। इस घटना को बीते महीने हो गए। अलगू जब अपने बैल के दाम मांगते, तब साहू और साहवाइन दोनों ही झल्लाए कुत्ते की तरह चढ़ बैठते और अनसन बकने लगते। वाह, यहाँ तो सारे जन्म की कमाई लुट गई, सत्यानाश हो गया, इन्हें दामों की पड़ी है। मुर्दा बैल दिया था, उस पर दाम मांगने चले हैं। आंखों में धूल झोंक दी, सत्यानाशी बैल गले बांध दिया, हमें नीरा पोंगा ही समझ लिया था।
हम भी बनिए के बच्चे हैं, ऐसे बुद्धू कहीं और होंगे। पहले जाकर किसी गड्ढे में मुंह धो के आओ, फिर दाम लगाना। चौधरी के भी और शुभ चिंतकों की कमी न थी। वह परामर्श देने लगे कि इस तरह से काम न चलेगा, पंचायत कर लो, कुछ तय हो जाए तो उसे स्वीकार कर लो। साहू जी राजी हो गए। अलगू ने भी हामी भर दी। पंचायत की तैयारियां होने लगी। दोनों पक्षों ने अपने अपने दल बनाने शुरू किए। पंचायत बैठ गई तो सभी कहने लगे, अब देरी क्या है, पंचों का चुनाव हो जाना चाहिए। बोलो चौधरी, किस किस को पंच बनते हो? अलगू ने दीन भाव से कहा, समझू शाही ही चुन ले। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक से रह गया, मानो किसी ने अचानक थप्पड़ जड़ दिया। रामधन अलगू के मित्र थे, वह बात को ताड़ गए। पूछा, क्यों चौधरी, कोई हर्ज तो नहीं? अलगू ने निराश होकर कहा, नहीं, मुझे क्या हर्ज होगा, मगर अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित व्यवहारों का सुधारक होता है। जब हम राह भूल कर भटकने लगते हैं, तब यही ज्ञान हमारा विश्वसनीय पथ प्रदर्शक बन जाता है। पत्र संपादक अपनी शांति कुटी में बैठा हुआ कितनी धृष्टता और स्वतंत्रता के साथ अपनी प्रबल लेखनी से मंत्रिमंडली पर आक्रमण करता है, परंतु ऐसे अवसर आते हैं जब वह स्वयं मंत्रिमंडल में सम्मिलित होता है। मंडल के भवन में पग धरते ही उसकी लेखनी कितनी मर्मज्ञ, कितनी विचारशील, कितनी न्यायपरायण हो जाती है। जुम्मन शेख के मन में भी सरपंच का उच्च स्थान ग्रहण करते ही अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा होने लगा। उसने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। मेरे मुंह से इस समय जो कुछ निकलेगा वह देववाणी के सदृश होगा, और देववाणी में मेरे मनोविकारों का कदापि समावेश ना होना चाहिए। मुझे सत्य से जौ भर भी टलना उचित नहीं। पंचों ने दोनों पक्षों के सवाल जवाब करने शुरू किए। बहुत देर तक दोनों दल अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू को उचित है कि बैल का पूरा दाम दे। जिस वक्त उन्होंने बैल लिया उसे कोई बीमारी न थी। अगर उसी समय दाम दे दिए जाते तो आज समझू उसे फेर लेने का आग्रह न करते। बैल की मृत्यु का कारण केवल यह है कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का कोई प्रबंध न किया गया। रामधन मिश्र बोले, समझू ने बैल को जानबूझकर मारा है, अतएव उसे दंड देना चाहिए। जुम्मन बोले, यह दूसरा सवाल है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। झगड़ू साहू ने कहा, समझू को कुछ तो रियायत देनी चाहिए। जुम्मन बोले, यह अलगू चौधरी की इच्छा पर निर्भर है, यह रियायत करें तो उसकी भलमनसी। अलगू चौधरी फूले ना समाये, उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। इसके साथ ही चारों ओर से प्रतिध्वनि हुई, पंच परमेश्वर की जय। यह मनुष्य का काम नहीं, पंच में परमेश्वर वास करते हैं, यह उन्हीं की महिमा है। पंच के सामने खोटे को कौन खरा कह सकता है। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनसे गले लिपटकर बोले, भैया, जब तुमने मेरी पंचायत की तब मैं तुम्हारा प्राण घातक शत्रु बन गया था, पर आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठकर न कोई दोस्त रहता है न कोई दुश्मन, न्याय के सिवा उसे कुछ नहीं सोचता। आज मुझे विश्वास हो गया कि पंच की जबान से खुदा बोलता है। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर हरी हो गई।